वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है। ज्ञानवापी मस्जिद में एक तहखाना है जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे। बता दें, दिसंबर 1993 में राज्य की मुलायम सिंह यादव सरकार के मौखिक आदेश पर तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाते हुए तहखाने को सील कर दिया गया। बाद में इसकी बैरिकेडिंग भी कर दी गई। बता दें कि वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद में एक तहखाना है जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे। दिसंबर 1993 में राज्य की मुलायम सिंह यादव सरकार के मौखिक आदेश पर तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाते हुए तहखाने को सील कर दिया गया। बाद में इसकी बैरिकेडिंग भी कर दी गई। व्यास जी यानी कि सोमनाथ व्यास ने अपने 2 साथी रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे के साथ मिलकर ज्ञानवापी परिसर में रखवा संख्या 9130, 1931 और 1932 के अधिकारी संबंधी याचिका डाली। आज ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में जो हमने पूजा की मांग की थी, हमारी प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और वहां पे पूजा का आदेश पारित कर दिया है। जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिणी की तरफ स्थित तहखाने में जो वादप्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा निषिद्ध पुजारी से पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं और इस उद्देश्य से 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें। ये कोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन है। तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि वहां पे जो बैरिकेडिंग है उसमें उचित व्यवस्था करके जो जिला प्रशासन है वहां पे राग भोग और पूजा पाठ आदि शुरू करें। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सहयोगी प्रशांत। सन 1993 तक यहाँ पूजा हुई। 1993 के बाद ऐसा क्या हुआ जिस पर रोक लगा दी गई पूजा पर? सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल काजल, देखिए 1993 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही थी। उस समय ज्ञानवापी का जो मुद्दा था वो गर्म था। मुस्लिम पक्षकार लगातार यहाँ पर मस्जिद के बाद जो तहखाने में पूजा अर्चना चल रही थी उसको अपना बता रहे थे और उन्होंने कहा कि ये पूरा मस्जिद का स्थान है, कृपया यहाँ पूजा बंद करा दी जाए। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने वहां जो विग्रह में पूजा चल रही थी उस तहखाने को, वहां पूजा स्थल को बंद करा दिया था एक मौखिक आदेश के बाद। और इसको लेकर लगातार यहाँ विवाद छिड़ा हुआ था, जिसको लेकर जैन बंधु के द्वारा ये जो है तमाम पिटीशनकर्ताओं ने पिटीशन दाखिल की थी। और उसके बाद आज जो वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है जिसमें ये जो व्यास तहखाना बोला जाता है जहां पर देवताओं की विग्रह मूर्ति बनी हुई है उसको पूजा अर्चना को लेकर वहां पर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन को यह भी कहा गया है कि 7 दिवस के अंदर वहां पर ये सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएं। हालांकि काफी पुराना मुद्दा है और ज्ञानवापी कई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, उसका जिक्र भी है। और जिस तरीके से वहां पर जो कार्बन डेटिंग के बाद वहां पर जो तथ्य सामने निकल कर आए थे और इसके साथ ही जिस हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े हुए तथ्यों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिले हुए, कलाकृतियां मिली हुई हैं। साथ ही साथ मंदिर के ठीक सामने जो गेट है जहां पर पहले एक दीवार बना दी गई थी वहां पर नंदी की मूर्ति लगी है और यह साफ दर्शाता है कि जहां पर भगवान शिव का मंदिर होता है उसके सामने ही नंदी की मूर्ति स्थापित की जाती है। तो इससे साफ हो चुका था कि जो पौराणिक तथ्यों के साथ ही जो धार्मिक आराध्य हमारे भगवान जो यहाँ पर शिव हैं उनके मंदिर को यहाँ तहस नहस किया गया है और इसके साथ ही जीर्ण शीर्ण करके यहाँ पर मस्जिद का स्थान तय किया गया है। और मस्जिद के स्थान पर यहाँ पर जिस तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है, जो ज्ञानवापी परिसर है जो सोमनाथ के दृश्यों के आधार पर यहाँ पर अंकित किया गया है और उनकी जो वहां पे कलाकृतियां मिली थी उसके आधार पर हिंदू संगठन लगातार इसे मुक्त करने की मांग कर रहे थे और उस पर वाराणसी कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दे दिया है कि जो व्यास तहखाना है वहां पर पूजा अर्चना को लेकर अनुमति मिली है और साथ ही साथ प्रशासन को भी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने को लेकर भी दिशा निर्देशित किया गया है। यह हिंदू पक्षकारों की बड़ी जीत है, उनके हित में यह फैसला आया है
और ये फैसला तथ्यों के आधार पर आया है। जो वहां पे कलाकृतियां मिली हैं, चाहे दीवारों पर जो भगवान शिव का त्रिशूल हो, इसके साथ ही चाहे वो चक्र हो, स्वास्तिक का निशान हो, इसके साथ ही भगवान शिव की जटा से बहती हुई गंगा हो, और जो एक माथे पे लगाए जाने वाला टीका हो, वह भी वहां तमाम दीवारों पर बने हुए हैं। इसके साथ ही विग्रह में सोमनाथ भगवान की एक मूर्ति भी जो है कलाकृति के रूप में वहां उकेरी गई है, वह भी मिली है। उसके आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है और यह हिंदू पक्षकारों में इस फैसलों को लेकर बड़ी खुशी है। हालांकि दोनों पक्षों को वहां पर जो जज हैं उन्होंने सुना और उसके आधार पर जो तथ्य उनके सामने आए थे कार्बन डेटिंग के बाद, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। जी काजल। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर किस तरह व्यवस्था की जा रही है, पूजा किस तरह से शुरू की जाएगी यहाँ पर? देखिए, सुरक्षा की बात की जाए, कोर्ट ने तत्कालीन वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने को लेकर दिशा निर्देश दिया है। इसके साथ ही जब लोग वहां पहुंचेंगे उसको लेकर वहां बैरिकेडिंग करने को भी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि पूरे शहर में यानी वाराणसी शहर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए। मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा तैनात की जाए ताकि जो लोग पूजा करने जाए उनमें किसी भी तरीके का कोई भी धार्मिक उन्माद ना हो। दूसरा, जो मुस्लिम पक्षकार थे जो अपने को यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद करार दे रहे थे, उनसे भी कहा गया है कि जिन तथ्यों के आधार पर यहाँ फैसला दिया गया है वो तथ्य जो सामने जांच में आए उसके आधार पर यह फैसला है, इसलिए उन्हें भी यह स्वीकार होगा कि यहाँ पर जो हिंदू पक्ष ने मांग की थी पूजा अर्चना की, वह उन्हें दे दी गई है। इस दौरान किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक आपको तथ्य और काजल बता दूं कि वाराणसी जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया विंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे जो धार्मिक नेता हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई उन्माद फैलाने में कोई मैसेज ना करें या फिर लोगों को उकसाने का काम ना करें। जहां पर धर्म विशेष की बस्तियां हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया है। एलआईयू प्रशासन वहां पूरी तरीके से चाक चौबंद है ताकि किसी भी तरीके की कोई वहां पर आपराधिक गतिविधि ना हो, कोई अनहोनी ना हो, किसी तरीके का षड्यंत्र वहां ना रचा जाए। इसको लेकर वाराणसी जिला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और जो जज हैं उन्होंने भी इस बात का वहां पर दिशा निर्देशन दिया है कि यह वाराणसी प्रशासन वहां पर कार्रवाई तय करे और सुरक्षा व्यवस्था तय करे। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की हम बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, तो क्या मुस्लिम पक्ष जिला न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो फैसला निकल कर आया है उसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो नाराज है। उसका कहना है कि जो तथ्य मिले हैं वह वास्तविक नहीं है। इसके साथ ही वह भी ये आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर में तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। इस आधार पर वो जो है उच्च अदालत में जाने को लेकर भी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट का फैसला आया उसको रिव्यू करेंगे और उसके आधार पर तथ्यों को ले जाकर कहीं उच्च कोर्ट में में रिपीटिशन दाखिल की जाएगी ताकि जो वहां पूजा अर्चना को लेकर अनुमति दी गई है, साथ ही साथ जो वहां वजू खाना था उस पर रोक लगा दी गई है, इन सब चीजों को लेकर वहां तथ्यात्मक रूप से वो फाइल करेंगे केस को और आगे इस पे क्या निर्णय होगा ये तो माने कोर्ट के अधीन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षकारों में रोष है और वजू खाने का जो मुद्दा वहां लगातार जारी था, जहां पर भगवान शिव के शिवलिंग की आकृति में फव्वारा मिला था और उसके बाद कार्बन डेटिंग को लेकर वहां आदेश जारी हुए थे, उस पर भी वो लगातार जो मुस्लिम पक्षकार वहां नाराजगी जता रहे थे और उन्होंने ऐतराज जताया इस बात का भी कि यह जो है कलाकृति है और ये फव्वारा है वो भगवान शिव का शिवलिंग मानने से इनकार कर रहे थे। और अब भी वो जो वहां पर भगवान सोमनाथ की जो कलाकृतियां मिली हैं या जो शिव के त्रिशूल मिले हैं, नंदी की जो तस्वीरें हैं, वह भी कहीं ना कहीं वो नकार रहे हैं कि यह समय रहते किन्हीं शरारती तत्वों ने इनको स्थापित किया था जिसके आधार पर यहाँ ये दावा पेशी की गई है। लेकिन जिस तरीके से जांच हुई, जांचों के आधार पर यह पाया गया है कि जो वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है काजल, वह उसी मटेरियल से बनी है जिससे वहां पर नंदी स्थापित किए गए हैं। इसलिए कोर्ट ने यह मान लिया है कि ये जो सत्यता है और इसी के आधार पर यहाँ पर जो फैसला दिया गया है। फिलहाल देखिए, कानून के तौर पर जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो उच्च न्यायालय में तथ्यों के आधार पर अपनी अपील दाखिल कर सकते हैं और तथ्यों के आधार पर न्यायालय को ये अधिकार होता है कि वह उस अपील को स्वीकार करें या ना करें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षकारों में इस बात को लेकर निराशा है कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म जिस तरीके से वजू खाने की अनुमति मांग रहा था, लेकिन उससे पहले ही हिंदू धर्म के लोगों ने वहाँ जो व्यास तहखाना है जहाँ भगवान सोमनाथ की आकृति बनी हुई है, वहाँ पूजा अर्चना जो 1993 से बंद हो गई थी उसमें अनुमति मांगी थी, उसमें उनको सफलता हासिल हुई है। हालांकि जो देखा जाए कि सपा के पूर्व
संस्थापक और दिवंगत नेता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ काफी विवाद जुड़े रहे हों, चाहे फिर वो भगवान श्री राम लला का मंदिर हो या ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो। वहां भी उन्होंने ज्ञानवापी मंदिर को वहां नकार दिया था और मस्जिद में लगातार वहां पर जो एक तरीके से नवाज अदायगी की जा रही थी और जो व्यास तहखाने में पूजा अर्चना हो रही थी उसको बंद करा दिया था। ये सब जो विवाद है एक एक करके कोर्ट के द्वारा हल हो रहे हैं और आज जो ज्ञानवापी का बड़ा जो फैसला आया है वो हिंदू पक्षकारों के लिए, साथ ही सनातनी हिंदुओं के लिए बड़ी खुशी का माहौल लेकर आया है कि जो उनके पुरातन संस्कृति से जुड़े आराध्य भगवान शिव हैं उनको भी अब वहां से मुक्ति मिलेगी और उनके जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भगवान शिव का एक बार फिर से वहां दर्शन पूजन कर पाएंगे और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है या ग्रंथों में लिखा हुआ है ज्ञानवापी का जिक्र, वो सत्यता की ओर अब जाते हुए नजर आ रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो बता दें कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान में डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं और इस सीट पर लंबे समय तक सपा का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार 30 जनवरी को अपने 16 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में डिंपल यादव का भी नाम शामिल है। सपा ने डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। वर्तमान में भी डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मैनपुरी सीट पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2022 में मैनपुरी से सांसद रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद विरासत बचाने के लिए डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया। 2022 के उपचुनाव में डिंपल यादव ने बड़ी जीत दर्ज की और तीसरी बार लोकसभा पहुंची। तो डिंपल यादव के भरोसे पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की नाव जो है वो दिखाई दे रही है और ऐसे में अब वर्तमान में डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं और इस सीट पर लंबे समय तक सपा का कब्जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी ने कल 16 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट अपनी जो है वो जारी कर दी है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे। लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए प्रशांत, मैनपुरी में पत्नी डिंपल के भरोसे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की नाव है। नेताजी विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती यहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल काजल, देखिए मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि पूर्व में भी देखा जाए कि समाजवादी पार्टी के वर्तमान मुखिया अखिलेश यादव ने जब कन्नौज की सीट छोड़ी थी तो वहां भी डिंपल यादव को चुनाव लड़ाया था। लेकिन मैनपुरी से क्योंकि सपा के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहां पर बड़ी कांटे की टक्कर हुई और वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम पुनः लहराया। डिंपल यादव सीट जीतकर आई मैनपुरी की, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार भी 2024 के चुनाव को लेकर डिंपल के नाम को आगे किया है। हालांकि देखने वाला ये होगा मुकाबला कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। डिंपल यादव के लिए राह आसान नहीं हो सकती है क्योंकि मैनपुरी का बहुत ही कम उन्होंने दौरा किया है। हालांकि क्योंकि ये जो सीट है वह समाजवादी पार्टी के पाले में हमेशा रही है और लोग दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को काफी सम्मान देते रहे हैं, इसलिए जब भी वो मैनपुरी से चुनाव लड़े हों, चाहे विधानसभा का लड़े हों या लोकसभा का चुनाव लड़े हों, हमेशा मैनपुर की जनता ने उन्हें सम्मान दिया और जिताकर सदन में भेजने का काम किया है। उनकी बहू डिंपल यादव ने भी जब उनके दिवंगत होने के बाद चुनाव लड़ा तो मैनपुरी की जनता ने काफी साथ दिया और इस टक्कर में वहां जो चुनाव हो रहा था वहां एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा गया था। लेकिन जो देखा जाए कि अखिलेश यादव के बीच जब टक्कर हुई थी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहां करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद डिंपल यादव जब यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ने आई तो वो जो माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में था वो पक्ष में रहा। इसके साथ ही जब समाजवादी पार्टी का परिवार एक हो गया, चाचा शिवपाल यादव एक हो गए, तो उन्होंने भी कड़ी मशक्कत के बाद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव को चुनाव जिताने का काम किया। अब जो चुनावी आंकड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर देखा जाता है वो ओबीसी वोट है, ओबीसी वोटों में यहाँ पर यादव समाज का वोट है, दूसरे नंबर पर वहाँ मुस्लिम समाज का वोट है और इसके बाद ही वहाँ सवर्ण समाज का तीसरे नंबर पर वोट है और जो वहाँ निर्णायक भूमिका रहती है वो अनुसूचित जाति के वोटों की रहती है। डिंपल यादव के चुनाव मैदान में उतारने का एक कारण यह भी है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनके परिवार में सीट सुरक्षित रहे ताकि
सदन में किसी भी तरीके से अन्य सांसद के द्वारा कोई भी वहां ऐसा कोई काम ना हो जिससे पार्टी टूटे। तो इस उद्देश्य से डिंपल यादव को सदन में रखने को लेकर, संवैधानिक अधिकारों को लेकर वहां उन्हें सीट पहले से ही नवाजी गई थी। एक बार फिर अखिलेश यादव उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। कांटे की टक्कर रहेगी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस बार किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी सीट पर तैयारी कर रही है और इसी जनपद से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह आते हैं, जिनका रसूख काफी माना जाता है और ठाकुर वोटों में उनकी अच्छी पकड़ है। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत देखा जाए, वहां सभी समाजों का उनको वोट मिलता है और करीब 52% वोट आंकड़े में रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस बार क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो डिंपल के लिए आसान नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी टक्कर देने में लगी हुई है, क्योंकि जब यहाँ पे मुलायम सिंह यादव सांसद हुए तो उनके भी दौरे कम हुआ करते थे। डिंपल यादव सीट जीत कर आई तो डिंपल यादव की भी दौरे कम हो रहे और विकास कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। यही मुद्दा लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 2024 में डिंपल के सामने चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल प्रशांत, जहां एक और हम देख रहे हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की 80 सीट पर सीधा फोकस नजर आ रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की किस तरह से रणनीति होगी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी सीट पर लंबे समय से समाजवादी का कब्जा रहा है, पार्टी का कब्जा रहा है, तो क्या ये बरकरार रहेगा आगे भी? देखिए, ये तो जनता के ऊपर तय होता है कि जनता की उंगली किस निशान पर जाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे पर जा रहे, पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर यहाँ अल्पसंख्यक, इन 3 वोटरों के सहारे यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है और यही मुद्दा भी यहाँ हावी रहेगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा यह भी है कि परिवारवाद को ही सीट वहां मिलती है। अखिलेश यादव का परिवार हमेशा इस सीट पर चुनाव लड़ता है, जबकि अन्य समाजवादी पार्टी के नेता जो लगातार वहां समाजवादी पार्टी का डंडा और झंडा लेकर चलते हैं, पार्टी के लिए दरी बिछाते हैं, उनको सम्मान न मिलना। अखिलेश यादव ने अपने परिवार से अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को और इसके साथ ही अक्षय यादव को, पत्नी डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। 16 जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, 3 उनके परिवार के लोग हैं। तो यह भी भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने वाली है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी भी इसको मुद्दा बनाएगी कि अखिलेश यादव केवल जो है परिवार के बारे में सोच रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, परिवारवाद के खिलाफ है और इसी परिवारवाद के खिलाफ ही जो लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। डिंपल यादव हालांकि क्योंकि दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की सीट खाली हुई थी, उस पर वो चुनाव लड़ रही थी, तो भावात्मक रूप से उन्हें जो वहां बाई इलेक्शन में वोट मिला था और वह उन्होंने जीत भी हासिल की थी। लेकिन इस बार क्योंकि राह आसान नहीं दिखाई दे रही है, लोग विकास को लेकर यहाँ वोट देंगे और इसके साथ ही सम्मान को लेकर वोट देंगे। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर चल रही है, पीडीए का नारा कितना सही होता है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर होने वाली है। डिंपल यादव के लिए आसान नहीं दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पथराव हो गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि एक कार सवार अज्ञात व्यक्तियों ने राहुल गांधी की कार पर पथराव कर दिया है। इस घटना में कार की पिछली खिड़की का शीशा टूट गया है। गनीमत रही कि राहुल को कोई चोट नहीं आई। घटना के वीडियो में दिखाया गया है कि राहुल गांधी निर्धारित पड़ाव पर पहुंचने के बाद वाहन से उतर रहे हैं और क्षतिग्रस्त वाहन की खिड़की के शीशे का मुआयना कर रहे हैं। यह हमला मालदा के हरिचंद्रपुर इलाके में तब हुआ जब यात्रा बिहार से पश्चिम बंगाल में दोबारा प्रवेश कर रही थी। हालांकि कांग्रेस की सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिनेश जी लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी नमस्कार काजल जी नमस्कार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हम देख रहे हैं कि लगातार सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आज देखने को मिला कि पथराव भी होता हुआ नजर आया। देखिए काजल जी, जैसे कि जितने मुंह उतनी बातें उस तरीके से हैं कि जैसे बिहार से प्रवेश जैसे ही बंगाल में यात्रा ने किया
तो उसके बाद में जैसे कि पथराव हुआ या कुछ हुआ, लेकिन गाड़ी का पिछला शीशा टूटा और लोगों ने देखा कि राहुल गांधी उतर के उसका मुआयना कर रहे हैं। तो उसमें अधीर रंजन चौधरी, उनका ये कहना है कि गाड़ी में पथराव हुआ, कुछ लोग आए अज्ञात किसी गाड़ी में और अज्ञात लोगों ने पथराव किया। जबकि इन्हीं की जो प्रवक्ता है सुप्रिया सिन्हा, वो कहती हैं कि मतलब कि जो सुरक्षा रस्सी थी उससे मतलब जैसे उसको खींचा कोई महिला मिलने के लिए, तो जब मतलब मिलने के लिए तो उस वक्त जब खींचा गया रस्सी को, तो उस वक्त काजल जी उससे रस्सी के खींचने से पिछला जो शीशा था उससे टूट गया। और उसके बाद जैसे कि जो टीएमसी की ममता बनर्जी जो है, तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो कांग्रेस से नाराज है, तो इसलिए मतलब जनता ने अपना रोष प्रकट किया है। और अधीर रंजन चौधरी की जो है उनका अपना अलग कहना, तो अलग अलग नेताओं के अलग अलग बातें हैं, सब कुछ है। कोई कोई कहता है कि ठीक है टीएमसी हमने हमला करवा दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन ओवरऑल मुझे ये समझ में आता है कि ठीक है छोटी देखिए अगर घटना थी तो इसका इतना बड़ा तूल देने की आवश्यकता नहीं थी ऐसे। तो कहीं ना कहीं जैसे राहुल गांधी ने पहले जब वो आसाम में थे, तो आसाम के वक्त भी उन्होंने बोला था कि कहीं ना कहीं जो ये चीजें हो रही हैं तो इससे हमें जैसे मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन लोगों ने वहां खड़ी की थी और बैरिकेड जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़े गए थे, तो उसके बाद राहुल गांधी का बयान था कि इससे हमें अपने आप ही जो है बैठे बैठे पब्लिसिटी मिल रही है। नया यात्रा को शायद इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती अगर ये सब घटनाएं नहीं होती उस तरीके से। तो हो सकता है कि सिर्फ पब्लिसिटी लेने की मात्रा से ये छोटी सी घटना को इतना बड़ा तूल देके बड़ा बनाएगा। जबकि मतलब ये सब चीजें देखिए इतनी बड़ी यात्रा चलती है एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, क्योंकि जैसे 6000 किलोमीटर ऐसे कुछ की शायद यात्रा है और करीब जैसे कहते हैं कि ठीक है इतनी मतलब जैसे मतलब ये 90 करोड़ से ऊपर लोगों को टच करने की जो वह यात्रा है कि ठीक है 90 करोड़ जो लोग हैं उनकी मतलब एक तरह से मौजूदगी है ऐसे स्टेट से होकर के, मतलब बड़े बड़े राज्यों से होकर गुजर रही है। जैसे बंगाल कह लें, उससे पहले जैसे कि मतलब आसाम की तरफ था, उसके बाद में जैसे कि बिहार हुआ। तो इस तरीके से मतलब इतना बड़े जब राज्यों से गुजरेगी तो कहीं ना कहीं देखिए छिटपुट कुछ ना कुछ घटनाएं भीड़ भड़का भी होगा, कार्यकर्ताओं के साथ कोई छोटा मोटा को धक्का मुक्की कार्यक्रम भी कुछ हो गया। तो इस तरह की चीजों को लेकर के इतना बड़ा तूल देने का सिर्फ मुझे ये लगता है कि सिर्फ कोई औचित्य ऐसा नहीं बनता, सिर्फ पब्लिसिटी लेने के मात्र से और सिर्फ माइलेज लेने के मात्र से ये कार्य किया गया, बाकी ऐसी कोई बड़ी घटनाएं नहीं थी ऐसे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए राहुल गांधी की बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूरी तरह से वाहन जो है राहुल गांधी का वो क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी विरोधी रवैया एक बार फिर सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के बराबर 46% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी कि महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए। भाजपा सरकार को अच्छी तरह पता था कि आचार संहिता के बीच में निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए भाजपा ने खुद को कर्मचारी हितैषी दिखाने के लिए ये पाखंड किया था। अब जब भाजपा की सरकार दोबारा बन गई है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की फाइल ही आगे नहीं बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय जनहित की बातें करती है और चुनाव जीतने के बाद सभी वर्गों को ताक पर रख देती है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी कृष्णा का रुख करेंगे। कृष्णा, हमने देखा कमलनाथ ने ट्वीट किया है भाजपा की सरकार दोबारा बन गई है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, इस तरह का ट्वीट उनका सामने आया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कर्मचारियों पर हमेशा सियासत होती रही है, एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और बीजेपी को वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे तब बीजेपी ने चुनाव आयोग से परमिशन मांगी थी कर्मचारियों के डीए बढ़ाने को लेकर कि 4% डीए इनका जो बढ़ेगा उसकी राशि दी जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने नामंजूर कर दिया था। इसके बाद फिर अभी तक सरकार बनने के बाद अभी तक ना तो कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई और ना सत्र में ऐसी विधानसभा सत्र में ऐसी कोई बात आई है। तो इसको लेकर कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनका 46% डीए मिलता है और राज्य के कर्मचारियों को भी 46% महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। इसको लेकर बीजेपी दोहरा रवैया अपना रही है और जबकि कर्मचारी को पहले लुभाया गया लेकिन उसका वादा पूरा नहीं किया, इससे बीजेपी का जो कर्मचारी विरोधी तमगा है वो सही साबित होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको 46% महंगाई भत्ता देने की मांग लगातार यहां पर कांग्रेस की ओर से की जा रही है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।